प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय सम्मेलन। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग को लेकर सहमति पत्र पर होंगे हस्ताक्षर। डेनमार्क बनेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की 113वीं जयंती पर देश दे रहा है उन्हें श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर ने शहीद भगत सिंह को किया नमन। पीएम ने कहा, भगत सिंह की वीरता और पराक्रम की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक करेगी प्रेरित। देश में कोरोना रिकवरी दर में तेजी से सुधार। देश में कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या हुई 50 लाख से ज्यादा। रिकवरी दर बढ़कर हुई 82.58%। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 3 करोड़ 33 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 लाख के पार। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 73 लाख के पार। और खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सिमोना हालेप और विक्टोरिया अज़रेंका महिला एकल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंची। वीनस विलियम्स पहले ही दौर में बाहर। पुरुष एकल वर्ग में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और स्टेन वावरिंका दूसरे दौर में पहुंचे। उधर पूर्व विश्व नंबर 1 एंडी मरे पहले ही दौर में हारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। यूरोपीय संघ के देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन आज एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस वर्चुअल सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग से जुड़ा एक समझौता होगा। इसके साथ ही डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी शामिल होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी और प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के बीच होने वाली ये शिखर बैठक द्विपक्षीय संबंधों के मौजूदा ढांचे की समीक्षा और मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम रहेगी। भारत और डेनमार्क के बीच जहां 70 साल के राजनयिक रिश्ते हैं, वहीं ऐतिहासिक संबंध करीबन 400 साल पुराने हैं। भारत को दुग्ध उत्पादन में मिली कामयाबी यानी श्वेत क्रांति में डेनमार्क का अहम योगदान है। इसके साथ ही पवन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने में भी डेनमार्क का सहयोग मिला है। भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बीते 3 सालों के दौरान 30% की वृद्धि दर्ज की गई। लगभग 200 डेनिश कंपनियां जो हैं वो भारत में शिपिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्मार्ट शहरी विकास समेत मेक इन इंडिया की अनेक परियोजनाओं में निवेश कर चुकी हैं। वहीं डेनमार्क में लगभग 25 भारतीय कंपनियां आईटी, नवीन ऊर्जा और इंजीनियरिंग क्षेत्र से काम कर रही हैं। कोरोना काल में हो रहे इस सम्मेलन में दोनों देशों के आपसी संबंधों को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है। और अब बात भगत सिंह की। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत शहीद आजम भगत सिंह आजादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए बड़े साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। देखिए उनके जीवन से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। यही वो जज्बा था जो शहीद होने से पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिलों में था। देश की स्वतंत्रता क्रांति नायक के रूप में शहीद आजम शहीद भगत सिंह की आज जन्म शताब्दी है। आजादी के लिए वतन पर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इस शहीद आजम भगत सिंह ने देश की आजादी में अहम किरदार निभाया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो महज 12 साल के थे। अपने पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह से प्रेरित होकर आजादी की जंग में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह आजादी की लड़ाई में खून खराबे के खिलाफ थे।
पर वे मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित थे और समाजवाद के पक्षधर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापक सदस्यों में से एक इस नौजवान ने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी लहर ला दी जिसका असर हर जवान में दिखने लगा। आज भी युवा पीढ़ी आजादी के दीवाने सरदार भगत सिंह की कुर्बानी को याद करती है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वीरता और पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा, अपने परिवर्तनकारी विचारों व अद्वितीय त्याग से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले और देश के युवाओं में स्वाधीनता के संकल्प को जागृत करने वाले शहीद भगत सिंह जी को और उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगत सिंह जी युगों युगों तक हम सभी देशवासियों की प्रेरणा के अक्षुण्ण स्रोत रहेंगे। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें ट्वीट के माध्यम से नमन किया। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर कोटि कोटि नमन। और अब बात भारत में कोविड की स्थिति को लेकर। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में अब तक 50,16,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 74,893 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 82.58% हो गया। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.57% रह गई, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की सफलता में नए मुकाम जुड़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की ठीक होने की संख्या जो जून में 1 लाख थी, वो सितंबर में तेजी से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर कोविड-19 के खिलाफ भारत की सफलता को रेखांकित किया। इसके मुताबिक 3 जून को भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1 लाख थी, जो 28 सितंबर को 50 लाख पहुंच गई। यही नहीं, हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गया। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश में 27 सितंबर तक कोरोना के लिए कुल 7,19,67,230 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 27 सितंबर को 7,09,394 नमूनों की जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के खिलाफ ढील बरतने पर चेतावनी देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर भी प्रार्थना के दौरान मास्क पहनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर संडे संवाद के 3रे संस्करण में लोगों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने हर व्यक्ति से कोविड के संबंध में जागरूकता फैलाने को कहा और मास्क पहनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ ये जंग तभी जीती जा सकती है जब सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, राज्यों को कोविड परीक्षण की कीमत कम से कम रखने का परामर्श दिया गया है। जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार इसके खर्च को सकल घरेलू उत्पाद में 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री आज ICMR हिस्ट्री टाइमलाइन रिलीज करेंगे। साथ ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब तक 3,32,97,000 के पार हो गई। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,02,000 के पार हो गई है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 73,20,000 के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,07,000 के पार हो गई। वहीं न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने कहा कि राज्य संघीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोरोना वायरस टीकों को जो जारी किए जाएंगे, उन्हें वो अपनी समीक्षा खुद करेंगे।
वहीं फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर भी घातक साबित हो रही है। इस हफ्ते की शुरुआत से लगभग हर दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश में रविवार को 11,123 मामले सामने आए। सरकार की परेशानी ये है कि वह सख्त प्रतिबंध लगाना तो चाहती है, लेकिन कारोबारी संगठन और आम लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। मर्सले में सरकार ने बार और रेस्टोरेंट्स बंद करने के लिए कहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इसका विरोध किया। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि संक्रमण को रोकने के लिए फिलहाल सावधानी से अच्छा उपाय कोई नहीं, लिहाजा प्रतिबंधों का पालन तो करना ही होगा। फ्रांस में अब तक कुल 5,38,555 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 31,727 हो गई है। खबर बेलारूस से, जहां राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बेलारूस पुलिस ने पूर्वी शहर गोमेल में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि रविवार को कम से कम 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। चुनावी नतीजों से नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने चुनाव में धोखाधड़ी की है। वहीं राष्ट्रपति का मानना है कि चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई। लुकाशेंको ने इन प्रदर्शनों को पश्चिम से प्रभावित बताया है। रुक करते हैं खेल की खबरों का। फ्रेंच ओपन के मुख्य दौर के मुकाबले कल से शुरू हो जाएंगे। एंडी मरे और स्टेनिस्लास वावरिंका के हाई प्रोफाइल मैच पर सबकी नजर थी। हालांकि मुकाबला एक तरफा रहा। और 16वीं वरीयता प्राप्त स्टेनिस्लास वावरिंका ने एंडी मरे को 6-1, 6-3, 6-2 से करारी शिकस्त दी। एक साल से क्ले कोर्ट पर न खेलने वाले अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने धीमी शुरुआत से उभरते हुए पहले दौर में डेनिस नोवाक को 7-5, 6-2, 6-4 से मात दी। 19 साल के यानिक सिनर ने अपना जाइंट किलर का रुतबा बरकरार रखा। फ्रेंच ओपन में पदार्पण करते हुए सिनर ने पहले दौर के मुकाबले में 11वीं वरीयता प्राप्त डेविड गॉफिन को 7-5, 6-0, 6-3 से मात दी। महिला एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप ने स्पेन की सारा सोरिबेस तोर्मो को 6-4, 6-0 से मात देकर अपना 29वां जन्मदिन मनाया। विक्टोरिया अज़ारेंका ने बेलारूस की दांका कोवनिक को 6-1, 6-2 से मात दी। 16 साल की कोको गाफ ने ब्रिटेन की 9वीं वरीयता प्राप्त जोहाना कॉन्टा को 6-3, 6-3 से मात दी। फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने एनेट कॉन्टावेट को 3 सेट के मुकाबले में हराते हुए घरेलू दर्शकों को जश्न मनाने का मौका दिया। एक अन्य मैच में 40 साल की दिग्गज और 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स को गैर वरीयता प्राप्त एना कैरोलिना सिमजलोवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। और फिलहाल वक्त की छोटी सी ब्रेक का है। हैप्पी बर्थडे बेटा। चैम्प क्या हुआ? आपको तो सबमरीन ही चाहिए थी ना? पर ये मेड इन इंडिया नहीं है। तो आपको मेड इन इंडिया चाहिए ना? कम पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे गिफ्ट के पास। मेरा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। हाँ, इंडिया की पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। और बेटा, सबमरीन सिर्फ यहाँ मैस्कॉट डॉक पे बनती है।
यानी कि मेरे इंडिया। Presenting Mazagon Dock Shipbuilders Limited, one of India's leading shipyard with a capacity to meet requirements of the Indian Navy, the only Indian shipyard to have built destroyers and conventional submarines. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खेल की खबरों का एक बार फिर से। 4 बार खिताब जीतने वाली बायर्न म्यूनिख को रविवार को एक बड़ा झटका लगा। बायर्न को बुंदेसलीगा में हाफनेहम के खिलाफ 4-1 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही उनका 32 मैच से चला आ रहा अविजित रहने का सिलसिला भी टूट गया। गुरुवार को ही सेविया को हराकर सुपर कप जीतने वाली बायर्न म्यूनिख ने 7 दिसंबर 2019 के बाद से हार का सामना नहीं किया था। वहीं लायनल मेसी ने बार्सिलोना में ही बने रहने का फैसला करने के बाद पहली बार बार्सिलोना के लिए कोई मैच खेला। मेसी ने टीम की जीत में गोल भी किया। रविवार को ला लीगा में खेले गए मैच में बार्सिलोना ने वियारियल को 4-0 से शिकस्त दी। बार्सिलोना के लिए पहले दो गोल अंसु फेती ने किए। मेसी ने 35वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करने में कामयाबी पाई। रशियन ग्रां प्री में कल वॉल्टरी बोट्टास ने मर्सिडीज के लिए जीत दर्ज की। बोट्टास के टीममेट और चैंपियनशिप लीडर लुइस हैमिल्टन को नियमों का उल्लंघन करने के लिए रेस शुरू होने से पहले ही 2 बार 5 सेकंड की पेनल्टी का सामना करना पड़ा। हैमिल्टन ने सोची में पोल पोजीशन से रेस की शुरुआत की और उनका इरादा ये रेस जीतकर माइकल शूमाकर के 91वें फॉर्मूला 1 जीत के रिकॉर्ड को बराबरी करने का था। हालांकि उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। दूसरे स्थान पर रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन रहे। बोट्टास की जीत के बाद चैंपियनशिप में हैमिल्टन की बढ़त अब 44 अंक की रह गई है। ये परिणाम जो आया है उसके साथ ही मर्सिडीज का दबदबा बरकरार है। मर्सिडीज ने हर बार रशियन ग्रां प्री में जीतने की बात अगर की जाए तो उसमें कामयाबी पाई है। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता पुलिस दिन रात कोरोना योद्धा बनकर लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है। शव दाह करने की बात हो या फिर प्लाज्मा दान करने की, कोलकाता पुलिस ने एक उदाहरण पेश किया है। कोलकाता से पेश है हमारे संवाददाता अविज्ञ चटर्जी की ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस 24 घंटे राज्य में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। पिछले 6 महीनों से कोविड योद्धा बनकर कोलकाता पुलिस उस समय से काम कर रही है जब शुरुआत में देश महामारी की चपेट में आया था। कोलकाता और राज्य के नागरिक वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में कोलकाता पुलिस नागरिकों की रक्षा के लिए और उनको बचाने के लिए बिना किसी डर के काम कर रही है। शवदाह करने की बात हो या फिर प्लाज्मा दान करने की, कोलकाता पुलिस ने एक उदाहरण पेश किया है। कोलकाता के बाव बाजार पुलिस स्टेशन में हवलदार इखलाक अहमद 8 जून को कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 दिनों के बाद उन्हें 16 जून को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 3 जुलाई को इखलाक अहमद ने प्लाज्मा दान किया और वे पूर्वी भारत के पहले पुलिस अधिकारी बन गए जिन्होंने प्लाज्मा दान किया। उन्हें अगस्त में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बाद में उन्हें कोलकाता पुलिस के आयुक्त ने भी सम्मानित किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त कोलकाता शंभुका सिन्हा सरकार ने बताया है कि अब तक कोलकाता पुलिस के कम से कम 1900 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसमें से 1750 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। 11 पुलिसकर्मियों ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने प्लाज्मा दान किए हैं। कोलकाता पुलिस के 9 जवान कोरोना से
मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। कोलकाता से अविज्ञा चटर्जी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात गुड न्यूज की। कहते हैं कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बिजनौर के 2 नौजवान इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों ने। महज 4 महीनों की मेहनत से बच्चों का मोबाइल गेम तैयार कर दोनों ने देश का नाम रोशन किया। देखिए बिजनौर से हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है बिजनौर के नजीबाबाद इलाके के रहने वाले बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र एकांश गहलोत और वैभव बहादुर सक्सेना। ये दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर और मोदी जी के मन की बात से प्रेरणा लेकर इन दोनों कम उम्र के नौजवान छात्रों ने महज 4 से 5 महीने की मेहनत में मोबाइल पर जोश यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन सीक्रेट हीरोज नाम का बच्चों का मोबाइल गेम तैयार कर दिया है। बच्चों का मोबाइल गेम तैयार कर देश का नाम रोशन किया है। हालांकि एकांश को गेम बनाते वक्त कई परेशानियों से भी जूझना पड़ा, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग तरह का प्रोजेक्ट था। इस गेम को बनाने में हमें 4 से 5 महीने का समय लगा है। इस गेम को बनाते हुए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट था हमारे लिए। पर अंत में हमने सब कठिनाइयों से उभरते हुए इस गेम को तैयार करा है। इस गेम को बनाने का उद्देश्य ये है कि सभी भारतवासियों को अपनी देश में बनी निर्माण हुई हुई चीज़ों पर गर्व होना चाहिए। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, उसी कड़ी में जुड़ते हुए हमने अपनी तरह से ये सहयोग दिया है। इंजीनियरिंग के इन छात्रों का गेम बनाने का मकसद है कि सभी भारतवासियों को अपने देश में बनी चीजें मुहैया हों, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का हिस्सा बन सकें। और यही वजह है कि दोनों नौजवान छात्रों को हर ओर से सराहना मिल रही है। जाहिर है इनकी कोशिश ने इलाके के लोगों को गौरवान्वित होने का मौका तो दिया ही है। बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आर्टिलरी रेजिमेंट का 113वां गनर्स डे आज है। आर्टिलरी रेजिमेंट के 113वें गनर्स डे के अवसर पर पूर्व थल सेनाध्यक्ष आर्टिलरी और कर्नल कमांडमेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद ने आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की है।